स्टूडेंट्स, दिस इज़ नवीन कुमार एंड योर वेलकम टू नवीन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑफ पार्ट 1 ऑफ लाइट, तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ डील किया था वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। पहले तो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन जो कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। फिर रूल्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आज सेकेंड पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं लाइट में सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, क्या, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at point of incidence lie in same plane। ये आपको एग्जाम में भी ये हरदम आता है ये क्वेश्चन। तो ये इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी नोटेड डाउन इन योर कॉपी। और जब भी आप पढ़िए तो नोट्स बनाइए इससे आपको होगा कि बहुत हेल्प होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि देखिए ये डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलिए एयर है, ये ग्लास, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो क्या बताया गया था कि कल वाले वीडियो में कि वो इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा वो हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। क्यों करेगा? क्योंकि लाइट का स्पीड ग्लास में घट जाएगा, तो ये इधर शिफ्ट किया। तो अब क्या बोला गया है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर है। यानी कि मान के चलिए एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई तो एक ही प्लेन पर होगा, वो दो प्लेन पर नहीं होगा, एक ही प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन है या वाई जेड प्लेन है, जो भी होगा एक ही प्लेन पर होगा। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और जो दूसरा पॉइंट है वो अब हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है द रेशियो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको हरदम दिमाग में रखना होगा कि दूसरा जो है वो है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए रे ट्रैवलिंग इन वन मीडियम टू अनदर। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन एक्स साइन आर। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हरदम कांस्टेंट। ये क्या होगा, ये टर्म जो होगा इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हरदम कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि देखिए जब साइन आई अपन साइन आर जो होगा वो हरदम कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको शॉर्ट समरी हो गया कि क्या है। और दिस रिलेशनशिप बिटवीन साइन आई एंड साइन आर इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स अंकल के नाम पर ये लॉ पढ़ा था। स्नेल अंकल क्या बोले कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस टर्म इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू रेस्पेक्ट विद द फर्स्ट मीडियम इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये आपको हरदम एग्जाम में आएगा और आपको हरदम जानना होगा। तो अब हम लोग डीपली पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब एक एक पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अब हम लोग लेकर हर पॉइंट क्लियर करेंगे। तो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर बढ़ेंगे। अब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे इसके पर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में।
तो जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम बता देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो होगा वो एक रेशियो है, और जब वो हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक मीडियम का है, एक रेशियो है ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द रेड मीडियम। यदि हम लोग कोई चीज़ को भी कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग पहले क्या चीज़ में करेंगे? वैक्यूम से, यानी कि एयर से, और उसके बाद कोई मीडियम में, यानी कि एक तो किसी चीज मीडियम का स्पीड लाइट, यदि किसी मीडियम का हमको लाइट का स्पीड को कंपेयर करना है तो पहले हम क्या चीज़ से करेंगे? पहले तो लाइट का स्पीड को करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कोई हमको क्या चीज़ से कंपेयर करना होगा? हमको एयर से करना होगा या वैक्यूम से करना होगा। तब इसको क्या कहा गया है? इसको आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब जिस मीडियम से हमको कंपेयर करना है, क्या चीज़ से हम लोग कंपेयर करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से हम लोग कंपेयर करेंगे, और किसी भी मीडियम का कंपेयर करना है तो हम लोग उसके मतलब एयर के स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो होगा उससे हम लोग कोई कंपेयर करेंगे दैट मीडियम से। तो अब इसको क्या हम लोग लिखेंगे? फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्रीक लेटर होता है म्यू, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं, और इसका MEW म्यू इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या चीज करते हैं? म्यू। और यही एक जैसे कि हम लोग क्या बोले कि एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ, मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करते हैं? पहले उसको एयर से कंपेयर करते हैं, तो वही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेशियो है तो रेशियो का कोई सिंबल नहीं होता, यानी कि इट हैज़ नो यूनिट, मतलब इसका यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। और हम लोग म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे कैसे आपको समझ में आया है कि नहीं। और न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व कीजिए तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए और फिर देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। और हरदम अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए, सारा नोट्स बनाइए अच्छा से, तब आपको समझ में आएगा सब चीज़। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर और उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि ये हम लिखे हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज कितना? तो दिया हुआ है 2.5। अब देखिए हम क्या बोले थे कि ये एक रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करने से पहले कि म्यू ऑफ डायमंड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2.5। और हम लोग क्या लिखे हैं इसका? म्यू ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट
ऑफ लाइट इन डायमंड। तो अब हम लोग देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को हम लोग लिखते हैं c। इसका एक सिंबल है, इसको आप c भी लिख सकते हैं। और इतना बड़ा लिखने की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v ऑफ डायमंड। v यानी कि वेलोसिटी ऑफ डायमंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू ऑफ डायमंड। म्यू ऑफ डायमंड यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू c अपॉन v ऑफ डायमंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। यानी कि इसका क्या आंसर आ गया, म्यू कितना दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखवा दिए थे 3 × 10⁸ अपॉन v ऑफ डायमंड। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और v ऑफ डायमंड इधर आएगा, वेलोसिटी ऑफ डायमंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ डायमंड, तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2.5। तो ये मेरा ऊपर जाएगा, यहाँ 10 आ गया, और फिर इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ 5, कितना हो गया 6/5 × 10⁸। तो 6/5 कितना होगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया इसका। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा एक टिपिकल क्वेश्चन था जो आपको मैक्सिमम लेवल पर आएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल नहीं आएगा। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्लास 8th लाइट का सिलेबस से। तो हम लोग अब वो चीज़ सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब कैसे होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्लास 8 सिलेबस, जो हर बार एग्जाम में आता है, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो एक देखिए ग्लास स्लैब है क्या। हम लोग सबसे पहले, जो टीचर समझेगा नहीं वो डायरेक्ट आपको डायग्राम बना के दे देगा, और डायग्राम बना के देने से कुछ नहीं होता है। आपको पहले इसको समझना होगा कि ग्लास स्लैब है क्या, ग्लास स्लैब से होता क्या है। तो इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस। थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है। एक्सपेरिमेंटल डिवाइस इन विच, यदि उसमें, इन विच इफ लाइट enters the refraction occurs as it is optically denser medium। तो इस लाइन का आपको मतलब क्या है समझना होगा कि एक वो एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है कि यदि उसमें लाइट का रे, इफ लाइट रे enters the refraction enters the slab, then रिफ्रैक्शन ऑकर्स एज इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब यदि ग्लास स्लैब रखा रहेगा, ग्लास स्लैब है रखा हुआ, और उसमें यदि लाइट रे इंटर कर रहा है, तो वो क्योंकि एयर से इंटर कर रहा है वो ऑप्टिकली डेंसर है। ग्लास हम बताए थे पहले कि ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और लाइट क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर से आकर डेंसर की ओर घुसेगा तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मान के चलिए नॉर्मल है, नॉर्मल पर पड़ा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड का जो लाइट का जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में आके घट जाता है, तो उसके कारण क्या होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा। तो शिफ्ट करेगा, वो इधर आ जाएगा, और फिर वो ग्लास स्लैब पर फॉल करेगा, और फिर वो क्योंकि ग्लास स्लैब पर फॉल करेगा तो वो फिर निकलेगा, और जब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा तो क्या होगा, फिर वो शिफ्ट करेगा। अब क्या करेगा, क्योंकि वो डेंसर से रेयर पर जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो क्या करेगा, अवे द नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा। तो अब हम लोग उसका डायग्राम की ओर से समझते हैं, और इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे क्या है। तो देखिए ये मान के चलिए मेरा ग्लास स्लैब है, हाँ, तो ये मेरा ग्लास स्लैब है, और देखिए यहाँ से मेरा इंसिडेंट रे इस पे पड़ रहा है। मान के चलिए कोई भी इंसिडेंट रे इस पे पड़ा, जब इस पे इंसिडेंट रे पड़ेगा तो हम पहले ही बता दें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल
और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल को कहते हैं इंसिडेंट रे। तो अब जब नॉर्मल क्या बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पर लाइट रे फॉल करेगा उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब इस पर ये फॉल करेगा तो ये होना चाहिए इसका एक्चुअल पाथ, कि यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए था। तो हुआ क्या कि क्योंकि लाइट रे, ये क्या है मेरा एयर है, और एयर कौन सा मीडियम है, रेयरर। जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आएगा तो क्या बोला गया है कि वो शिफ्ट करेगा किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कुछ ऐसा डायग्राम बनाकर आएगा। क्यों किया शिफ्ट, क्योंकि देखिए जब लाइट ग्लास ब्लॉक में घुसेगा तो क्योंकि वो डेंसर मीडियम है, उसके कारण क्या होगा कि उसका लाइट का जो स्पीड है वो घट जाएगा, और जब स्पीड घट जाएगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा। और क्या होगा एंगल ऑफ इसका रिफ्रैक्शन, ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब वो ग्लास स्लैब पर पड़ा, जब ये फिर से ग्लास स्लैब पर पड़ा तो हम लोग फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। ये मेरा है नॉर्मल, और इसका एक्चुअल पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, और एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से फिर रेयरर मीडियम में जा रहा है, क्या बोला गया है कि डेंसर से फिर रेयरर की ओर जा रहा है। तो जब वो डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा तो हम क्या बोले कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल इट शिफ्ट्स, मतलब कि ये नॉर्मल है तो मेरे नॉर्मल से दूर होकर ये शिफ्ट करेगा। और ये मेरा जब ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। इसको क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर डी से। अब हम लोग फिर से एक बार इस पर ओवरव्यू लेते हैं, और क्या है इसे समझिए कि जब हम ग्लास स्लैब को रखते हैं, जब हम कोई ग्लास स्लैब को रखते हैं और जब उस पर इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इतना वो पता चल गया। और फिर हम लोग क्या बोले कि वो एयर से कहाँ घुस रहा है, डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास स्लैब में, तो जो लाइट का जो स्पीड है वो घट जाएगा, और जब लाइट का स्पीड घट जाएगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो शिफ्ट कर जाएगा। और जब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करेगा, जब टुवर्ड्स द नॉर्मल वो शिफ्ट करेगा तो क्या होगा कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करेगा, और इधर क्या बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करके वो पास करेगा। तो हम फिर बोले कि जब वो ग्लास स्लैब पर फॉल करेगा लाइट, तब क्या होगा कि क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ग्लास स्लैब, अब जो ग्लास स्लैब में घुसा तो वो डेंसर मीडियम में आ गया लाइट, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट घट गया है। तो वो जब फिर रेयर मीडियम में निकलेगा तो क्या होगा, क्योंकि उसका अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आएगा तो क्या होगा, स्पीड का जो लाइट है वो बढ़ जाएगा। और जब जब लाइट बढ़ जाएगा तो वो टूवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा। ये मेरा नॉर्मल है और नॉर्मल से दूर शिफ्ट कर जाएगा और वो उधर से पास कर जाएगा। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स इसके बारे में डील करते हैं जो एग्ज़ाम में हरदम आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, और ये सब रिफ्लेक्टेड रे क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमर्जेंट रे क्या है। तो इमर्जेंट रे देखिए क्या है, ये जो द रे विच कम्स आउट थ्रू द ग्लास स्लैब, हम लोग क्या लिखेंगे इमर्जेंट रे के बारे में, इमर्जेंट रे। हाँ, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या है, द लाइट रे विच comes out through the glass slab after refraction। ये हो गया मेरा इमर्जेंट रे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल, जैसे कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो उसी तरह एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसको हम लोग डोनेट करते हैं लेटर ई से। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस। इतना आपको समझ में आ गया। अब बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है भाई? बराबर क्यों होगा? कि ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है और हरदम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस इन ग्लास स्लैब। आखिर ये होता क्यों है? अब कोई बच्चा बोलेगा कि एक्सपेरिमेंट से हम लोग देख लिए कि एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ क्या चीज़ बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है। लेकिन हम बोले कि अब तुमको तो एग्ज़ाम में हम शो नहीं करने देंगे कि ग्लास लैब तुमको ला कर देंगे क्या बोलते हैं फिजिक्स लैब से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकॉज द इंसिडेंट रे। आप देखिए जो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे जो है वो देखिए यहाँ इस दोनों को इंसिडेंट रे को देखिए और क्या चीज़ बोले हैं, इमरजेंस रे को देखिए, इमरजेंट रे को, इमरजेंट रे और इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे व्हेन इट इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। और जब कोई चीज़ पैरेलल होगा तो उसका एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए एक इसको हम समझाने के लिए एक और दूसरा डायग्राम बनाते हैं, मान के चलिए इसको देखिए। हाँ तो देखिए इस डायग्राम से वो समझ में आ जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है मेरा, ये बढ़ना चाहिए था कुछ इस तरह, लेकिन अंदर में ग्लास स्लैब में कुछ रिफ्रैक्शन होने के कारण उत्तर को समझ में आ गया कैसे हुआ, उसके कारण क्या शिफ्ट हो गया। और इमर्जेंट रे मान के चलिए मेरा यहाँ से पास कर रहा है, तो यहाँ देखिए ये चीज़ क्योंकि पैरेलल है दोनों लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा बराबर। यहाँ से ये बराबर हो गया और जब ये बराबर हो गया तो यहाँ ये बराबर हो गया, तो आप हम लोग आप क्या लिख सकते हैं, ये जब बराबर हो गया तो ये एंगल बराबर होगा और ये दोनों एंगल बराबर हो गया। तो क्या मतलब कि आप क्या समझ एक इजी वे में समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इमर्जेंस से क्यों बराबर हो, क्योंकि ये लाइन दोनों लाइन जब लाइन पैरेलल होगा हम लोग पढ़े हुए हैं, बिकॉज कि एंगल जो है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, इसके कारण क्या हो गया कि इमर्जेंट रे जो है वो इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू, बिकॉज क्या है रीजन, द इंसिडेंट रे and emergent ray are parallel to each other if एक पॉइंट्स में जरूरी है कि if incident ray is extended forward तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि जो इमर्जेंट रे है मेरा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण क्या हुआ कि जो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये इक्वल हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों आया ये टर्म। तो ये देखिए क्योंकि अब देखिए जब यहाँ से ग्लास स्लैब में घुसा क्या होता है इंसिडेंट रे, तो क्या हुआ कि ये शिफ्ट कर गया और शिफ्ट करके इंसिडेंट रे तो ऐसा होना चाहिए था लेकिन निकल के ऐसा आया, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, देयर इज साइडवे शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एज इट इमर्जेंस आउट ऑफ इमर्जेंट रे। कि जब इंसिडेंट रे तो निकलना चाहिए था ऐसा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण शिफ्ट हो गया, तो इमर्जेंट रे कैसे निकल गया, एक शिफ्ट थोड़ा सा हल्का सा साइड होके इमर्जेंट रे से थोड़ा सा शिफ्ट होके निकल गया और एंड दस पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब।
तो ये जो परपेंडिकुलर शिफ्ट जो शिफ्ट आता है मेरा, द शिफ्ट बिटवीन इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो परपेंडिकुलर शिफ्ट आता है, परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे व्हाइल इमर्जिंग आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज नोन एज क्या कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और तुम एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे कि द परपेंडिकुलर शिफ्ट, द परपेंडिकुलर शिफ्ट in path of incident ray while emerging out from glass slab is lateral displacement and denoted as D। ये भी आप लिख सकते हैं। अब क्या बताया गया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या, क्योंकि इमर्जेंट रे ये रिफ्रैक्शन हो जाने के कारण अंदर में ये शिफ्ट कर जाता है और शिफ्ट करके इमर्जेंट रे के रूप में निकलता है। यदि ये शिफ्ट नहीं करता तो क्या होता कि यहीं से डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन शिफ्ट हो गया तो ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में बना इसको हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और यही होता है द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इमर्जिंग आउट थ्रू द ग्लास स्लैब इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, तो हम लोग क्या, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेरा जिस पर डिपेंड करेगा। तो वो फैक्टर है नंबर वन इज थिकनेस ऑफ स्लैब। अब है थिकनेस ऑफ स्लैब से क्या होगा, हम मोटा स्लैब ले लिए, एक मोटा सा स्लैब ले लिए, ग्लास स्लैब हम ले लिए मोटा जैसा और एक पतला जैसा, तो होगा क्या। अब हम लोग आप यहाँ पर लिख लीजिए कि thickness of slab is directly proportional to lateral displacement। इसका मतलब समझ में आया, यानी कि यदि जितना मोटा मेरा स्लैब होगा उतना ज़्यादा वो मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इमर्जेंट रे उतना ज़्यादा शिफ्ट करेगा। जितना मेरा मोटा स्लैब होगा उतना मेरा बड़ा क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो परपेंडिकुलर शिफ्ट है इंसिडेंट रे का उतना ज़्यादा होगा। तो एक हम छोटा सा दो को बनाते हैं, इसको आप देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा शायद। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। अब देखिए हम एक पतला सा स्लैब लिए और मेरा देखिए क्या हुआ कि इतना सा मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया, और जब हम एक मोटा सा स्लैब लेंगे तो क्या होगा उसको देखिए। इस पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या आपको बताना चाह रहे थे। हाँ, तो क्या है कि जब एक पतला सा स्लैब हम लिए तो देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ, जब क्योंकि एंगल ऑफ देखिए यहाँ पर क्या है, स्लैब इज थिन एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज द स्लैब इज थिन बिकॉज ऑफ विच द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल एंड व्हेन द ग्लास स्लैब इज थिकर द incident ray falls on it and it get refracted to the larger level and because of which the emergent ray when it comes out it get a larger shift। और क्योंकि ग्लास स्लैब मोटा है इसी कारण क्या होगा, शिफ्ट भी जो मेरा है कि वो ज़्यादा होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस में अभी क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि
जितना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, माने कि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मेरा जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा ये जो शिफ्ट है उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए जब एक हम छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए और ये छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो छोटा सा शिफ्ट हुआ, जब हम बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए तो बड़ा शिफ्ट हुआ। यानी कि जब एंगल ज़्यादा एंगल पर हम फॉल कराएंगे, जब एक लार्ज एंगल पर हम फॉल कराएंगे, एक लार्ज एंगल पर ये मान के चलिए ये है, और हम जब ऐसे फॉल कराएंगे मान के चलिए ये है, तो जब स्मॉल एंगल पर हम फॉल कराएंगे तो क्या होगा कि स्मॉल एंगल लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब हम लार्जर एंगल पर फॉल कराएंगे वही चीज़ को, ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हम फॉल कराएंगे तो ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्या होगा कि ज़्यादा शिफ्ट होगा मेरा। तो आपको समझ में आ गया इस पॉइंट तक। और थर्ड पॉइंट है मेरा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। थर्ड पॉइंट, तो इसमें आप क्या लिखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना होगा कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ग्लास का तो क्या होगा कि जितना, देखिए क्या है कि यदि हम मेरा कोई भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वो ज़्यादा शिफ्ट करेगा, रिफ्रैक्टेड है ज़्यादा शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब कोई चीज़ ज़्यादा शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल तो क्या होगा कि वो ज़्यादा शिफ्ट कर गया तो क्या होगा कि ज़्यादा एंगल से इमर्जेंट निकलेगा, और जब ज़्यादा एंगल से निकलेगा तो क्या होगा कि वो ज़्यादा शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। देखिए मान के चलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे इधर घटक गया, इधर ज़्यादा आ गया, और ज़्यादा आ गया तो क्या हुआ, ये भी मेरा इधर ऐसे इधर ज़्यादा आ गया तो ये मेरा, ये देखिए मान के ऐसा आ गया तो ये भी जो होगा थोड़ा ऐसा ही रहेगा और ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यदि एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि मेरा लेटरल शिफ्ट जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेरा वो ज़्यादा आएगा। तो यहीं तक आज हम लोग डील करेंगे, और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहिए और जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको सॉल्व कीजिए, और जहाँ तक आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या बोलते हैं हमसे डाउट पूछ सकते हैं।